पेन नहीं चल रही थी, सॉरी। यानी कि आपकी पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्स जो है भारत में या पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो 3 प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, जो लोग पहले इकोनॉमी की क्लास किए होंगे, रिसोर्सेज के बारे में डिटेल बताया गया वहां पर। पहला जो होता है वो होता है आपका नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। दूसरा है फिजिकल रिसोर्स यानी कि भौतिक संसाधन, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जैसे जल है, कोयला है, ऐसे कोई भी रिसोर्स जो कहाँ पाए जाते हैं? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जिनको मनुष्य को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं, उनको हम प्राकृतिक रिसोर्स बोलते हैं। उनकी मदद से जो हम मशीनरीज आदि बनाते हैं, जो हम भौतिक रिसोर्स उनको बोलते हैं, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। जैसे जितनी भी गाड़ियां हैं आप देख रहे हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सभी क्या है? भौतिक रिसोर्स है, यानी कि फिजिकल रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो अगर मनुष्य कोई काम करने लायक है तो निकम्मे लोगों का नहीं, नालायक लोग रिसोर्स नहीं माने जाते। तो लायक जो क्या कर रहा है? जिसके अंदर कोई स्किल हो। आवाज आ रही है ना क्लियर? आप लोग आज कुछ शांत दिख रहे हैं। कितने लोग हैं क्लास में? क्लास थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से गायब तो नहीं हो गए? हैं, काफी लोग हैं। चलिए, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो होता है, जो माल्थस ने जो सिद्धांत दिया है उसमें क्या है, उन्होंने क्या बताया, ये कैसे विद्वान थे? नहीं नहीं, बेरोजगार रिसोर्स बहुत बड़े होते हैं। स्किल जिसके अंदर है, ठीक है, आप कोई रोजगार नहीं कर रहे लेकिन कुछ सीख रहे हैं ना, कोई स्किल सीख रहे हैं आप, तो आप बहुत बड़े रिसोर्स हैं। अभी मान के चलिए कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, बहुत सारे लोगों के अंदर नेगेटिव भावनाएं हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। आज आप जो है रिसोर्स, आपको लग नहीं रहा है कि आप कितने बड़े रिसोर्स होंगे। एवरी मेन विमेन, जो भी एवरी पॉपुलेशन हमारा रिसोर्स है, वो कब क्या कर सकती है ये उसको खुद नहीं पता है। आज आपको लग रहा है रिसोर्स नहीं हो। लाइबिलिटी एसेट की बाद में हम बात करेंगे। अभी आपको लग रहा है ना, अभी आप लाइबिलिटी हो, लेकिन जब आप एसेट बनोगे तो आप जो है हजारों लोगों के वेलफेयर के लिए काम करोगे। जैसे आपका पूरा परिवार जो है आप उसके खर्चे उठा सकते हो, कितने लोगों की आप सेवा कर सकते हो। तो ये आप में एक बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है। हो सकता है कि आप जो है भारत के इनमें से जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई भारत का प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, किसी अन्य राज्य में मंत्री बने, या बड़े किसी सेना के पद पे हो, या किसी बड़े अधिकारी के पद पे हो। तो बहुत बड़ी संभावनाएं छुपी हैं। तो आप तो बहुत बड़े रिसोर्स हो। जो युवा है हमारा, जो 35 साल से कम उम्र का है, ठीक है, वह ग्राम प्रधान बनो। और सबसे बड़ी बात है, आप में से बहुत सारे लोग शिक्षक बनेंगे, ठीक है, और होंगे भी। तो वो सबसे बड़ी पूंजी होते हैं समाज के। आपको लगता है कि आप जो है समाज के बहुत बड़े अंग नहीं हो, लेकिन एवरी पॉपुलेशन जो है हमारा जो है वो बहुत बड़ा रिसोर्स होती है। बहुत बड़े निकम्मे लोग जो है आगे चल करके पूरा देश संभाल रहे हैं, आपको पता ही है। पूरा देश कौन संभाल रहा है? सारे निकम्मे हैं। तो ये कभी भी, जितना आप अपने आप को निकम्मा मानोगे उतनी जो है आप बहुत बड़ा रिसोर्स हो। तो अभी क्या है कि इसीलिए एवरी जो लाइफ है भारत में, कोई भी हो, कहीं भी हो, सबकी लाइफ काउंट की जाती है और सबके जीवन का मूल्य है। ठीक है, बहुत बड़ा मूल्य है। और खास करके युवाओं को बहुत ज़्यादा बचाया जाता है। बहुत ज़्यादा देखेंगे पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, और लोग छोड़ देते हैं कि चलो अभी बच्चा है, अभी लड़का है, लड़की है, अभी छोड़ते हैं इसको। क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो थोड़ा समझदार होंगे 30-35 के बाद जो है वो खुद कुछ ना कुछ व्यापार के रूप में या प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, ये जरूरी नहीं कि आप जिस काम को कर रहे हो और आपका पार्ट टाइम हो सकता है मेन काम हो जाए, और मेन काम जो है पार्ट टाइम हो जाए। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप जो है अपने आप को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है जितने भी नागरिक हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस दिन जग गया, जिस दिन आपके दिमाग में लग गया कि मुझे ये करना है, तो वो कर दोगे। वो किसी को बताना नहीं पड़ता है। वो एक क्षणिक ऐसा पल होता है जिसके बाद ऐसा धुन सवार होगी आपके अंदर कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। और वो दिन, इसीलिए मैं रोज मोटिवेट करता रहता हूँ कि किसी न किसी दिन किसी को तो जोश चढ़े। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, और खास करके निकम्मे लड़के जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो कभी भी अपने आप को नेगेटिवली मत लीजिए। समाज में सबका योगदान बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज में अपने आप को कमतर रखते हो तो कभी मत आका करिए, अपने को हमेशा ऊपर। तो इसी प्रकार से एक निराशावादी अर्थशास्त्री थे। निराशावादी, निराशावादी क्यों बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास। तो ये भी एक दार्शनिक ही थे। एग्जाम तो लाइफ का एक पार्ट है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को शादी को लेकर के डर लगता होगा, शादी किससे होगी, किस प्रकार से हम रहेंगे, क्या करेंगे। हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ये नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। वैसे ही एग्जाम भी लाइफ का एक प्रोसेस है। एग्जाम में, अब मैं बताता हूँ आपको, देखो शादी से डर लगता है इसको। एग्जाम जो होता है वो लाइफ का एक पार्ट है, और ये हमेशा होगा। एग्जाम कभी बंद नहीं होंगे। लाइफ में परीक्षाएं जो है कठिनतम होती जाएंगी आगे। अभी तो ये सामान्य परीक्षा है, एक कंपटीशन है, और कंपटीशन में आप अपना 100% दो। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपना 100% दे सकते हो।
और कुछ नहीं है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप अपने आप को फेल्योर कभी मत मानना। लाइफ में फेल्योर और हम सफल हैं असफल हैं ये कौन से दिन तय किया जाएगा? ये हमारे जिस दिन हमारी अंतिम सांस होगी ना उस दिन तय किया जाएगा। अभी एक लड़की की कहानी मैं देख रहा था कि हरियाणा या कहाँ की थी, उसकी जो है डेथ हुई अभी, तो उसने 9 लोगों को अपना बॉडी पार्ट्स जो है डोनेट किया। क्या है कहानी? लड़की का नाम अभी याद रहा है, 2-3 दिन पहले वायरल हुआ था। तो अगर उसने कुछ भी नहीं काम किया होगा, बहुत सोसाइटी के लिए बहुत कुछ नहीं किया होगा, लेकिन वो मरने के बाद उसने, तो वो लास्ट दिन उसका डिसाइड करेगा। जब आप इस संसार में नहीं रहेंगे तब आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो अभी बिल्कुल ना करें, अभी तो मूल्यांकन करने की किसी की हिम्मत नहीं है आपकी। लास्ट दिन आप क्या कर सकते हैं, उस दिन तक वेट करना चाहिए। और मूल्यांकन कभी भी अपना जो है गलत या सही के रूप में नहीं करना चाहिए। अपना मूल्यांकन ये करना चाहिए कि हमें जो काम मिला है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ ये समझाया है। हम्म तो अर्जुन को यही समझाया है कि कर्म कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म पे हमारा अधिकार है और वश है कि कर्म हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बाकी कर्मफल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। और कर्मफल जो भी मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आपको कनेक्टिंग द डॉट्स एक स्पीच है, कितने लोगों ने सुनी है? कनेक्टिंग द डॉट्स किसकी है पहले तो ये, और नहीं सुनी है तो एक जर्मन यूनिवर्सिटी है, उसमें इनकी लास्ट स्पीच थी आपके स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो उनकी एक थ्योरी है कनेक्टिंग द डॉट्स। जो आज आपको लगता है कि सबसे लाइफ में सबसे बेकार पल था, सबसे मतलब अच्छा नहीं था हमारी लाइफ में, अगर ये नहीं होता तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो 10 साल बाद आप उसको कनेक्ट करेंगे ना तो वो लगेगा कि वो बड़ा अच्छा हुआ। वर्तमान में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें लगती है कि बहुत बुरी हो रही, बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन वो इन फ्यूचर आप जाएंगे तो समझ में आएगा कि वो बहुत अच्छा हो गया काम। क्योंकि हमने जो प्लान किया है वो हम बहुत सीमित संसाधन में और सीमित मात्रा में अपने आप को तौलते हैं। और हमारे लिए ईश्वर, अल्लाह, जो गॉड जो भी है, जो एक तीसरी सत्ता है, उसने जो प्लान किया है वो बेस्ट प्लान है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा दिमाग में रखा करिए। कनेक्टिंग द डॉट्स स्पीच सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके जीवन के सबसे बुरे पल हैं वो सबसे अच्छे पलों में गिने जाएंगे। जो सबसे अच्छे पल हैं उनको लगेगा कि ये गलत हो गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होती है। लाइफ का आनंद लीजिए, किसी भी तरीके से नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। जो भी चीजें हो रही हैं, जितना ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष है उतना ज्यादा आप आगे जाओगे। ये हमेशा मान के चलना, जो संघर्ष को नहीं झेलता है वो क्या करता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। तो माल्थस जो है एक निराशावादी क्या थे, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इनका नाम है पूरा रॉबर्ट माल्थस, और ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, इन्होंने पहली बार प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लॉ जो होते हैं। अब नेचुरल लॉ क्या है? किसी क्षेत्र में जनसंख्या की गुणोत्तर वृद्धि, गुणोत्तर मतलब आप समझ रहे हैं, गुणोत्तर वृद्धि इसका इंग्लिश क्या होता है? अगर जबकि जीविकोपार्जन के क्षेत्र में, जैसे जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती है, गुणोत्तर मतलब जैसे 1 है तो जनसंख्या 2 हो जाएगी, फिर जनसंख्या 4 हो जाएगी, फिर जनसंख्या 6 हो जाएगी, अरे सॉरी 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये जियोमेट्रिक फॉर्म में बढ़ती है। वहीं जो हमारे संसाधन होते हैं वो समानांतर बढ़ते हैं। ठीक है, 1 रहेगा, ये गुणा नहीं होता है, ये मैंने गलत सिंबल बना दिया। पहले जनसंख्या 1 होगी, फिर 2 होगी, आज देख रहे हैं ना जनसंख्या विस्फोट जो है एक बड़ा, पहले 1 होगी, फिर आगे चल के 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर ये फिर 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 16 होगी। तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ये होता है, ये पॉपुलेशन है। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किस इस फील्ड में बढ़ते हैं, तो ऐसे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समानांतर। तो यदि जीवन निर्वाह के साधनों में अवरोध न हो तो 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर बीच बीच में क्या हो, ये कोरोना ना आए या कोई महामारी ना हो या कोई किसी को संसाधनों में कोई, सबको खाना मिलता रहे प्रॉपर, सबको सारी सुविधाएं मिलती रहे, तो 25 साल में इन्होंने बोला है कि पहले साल से लेकर के मतलब 2020 से लेकर के 2025 में, यानी कि हम 130 करोड़ हैं तो हो जाएंगे 260 करोड़। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी नेचुरल के अलावा जो है क्या होती है, आपकी भौतिक संसाधनों की कमी से होती है। तथा माल्थस का जो सिद्धांत है वो जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करता है। ये ध्यान रखिएगा, बस 2 चीजें क्या है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ और जो आपके रिसोर्स के बीच जो है एक सामंजस्य स्थापित करता है, इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि संसाधन जो है हमारे इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, मैथमेटिक वाले कौन कौन है यहाँ? तो इन दोनों में आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए। पॉपुलेशन जो है इस तरीके से बढ़ता है गुणात्मक में, और ये समानांतर बढ़ता है। हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता है। और ये क्या है, समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, पैरेलल नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं।
अरिथमेटिक ये है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये ज्योग्राफिक, बहुत बढ़िया। तो ये दो प्रोग्रेशन के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा एक है एडविन केनन। तो ये माल्थस के बारे में डिटेल आपको नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन जो है दुगनी होती रहती है और ये जो संसाधन है ना वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, उल्टा कम भी हो जाते हैं। तो ये एक निराशावादी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य जो है, संसाधन और मनुष्य के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता, इसलिए गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी चीजें धीरे धीरे आने लगेंगी। इसके बारे में हमें डिटेल नहीं देखनी है। दूसरा एक सिद्धांत है हमारा अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जनसंख्या का सिद्धांत। इसको किसने दिया था? ये दिया था एडविन केनिन ने। एडविन केनिन ने, हाँ, जैसे ही आप देखेंगे तो प्रकृति अपने आप को समायोजित करती है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री ये भी हैं, इनके अनुसार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि से देश की कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। देखिए दो प्रकार की होती है, एक तो काम करने वाली जनसंख्या होती है और दूसरी है जो काम नहीं करते हैं। अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत सारे लोग निकम्मे होते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, हाउस वाइफ निकम्मी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करती हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था के आधार पर सोचा जा रहा है वही सही होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था जो है वो कहती है जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं वो लोग भी निकम्मे होते हैं, वो नेशनल इनकम में जोड़े नहीं जाते। जो लोग पेंशन पाते हैं वो लोग भी नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के देश में कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो जाने पर श्रम की औसत उत्पादकता, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो पाती है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि सही है इनके पर्पज से, जनसंख्या वृद्धि जो है वो सही है, इनको बहुत डिटेल में आपको नहीं समझना है। यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारे लिए कार्यशील जनसंख्या भी बढ़ेगी। भारत में जो ग्रोथ रेट है उसमें आप देखते हैं कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से लेकर के और 59 के बीच, ये जनसंख्या जो है कार्यशील जनसंख्या, जो कुछ ना कुछ काम करे वो कार्यशील जनसंख्या होती है। रिटायरमेंट से पहले और 15 साल के बाद जो है आप कोई भी काम करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, जैसे ही ये संख्या बढ़ेगी वैसे ही लोगों को काम करना पड़ेगा, काम जो करेंगे तो उससे जो है संसाधन भी बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाती है, यानी कि श्रम की औसत उत्पादकता। तो ये अब जो है एक होता है थॉमसन का और नोटस्टीन का एक सिद्धांत है जिसको जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या है? जननांकीय। बस इसको समझना है कि कभी आपसे पूछ दे संक्रमण का सिद्धांत, इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश में जनसंख्या जो होती है वो उसका परिवर्तन जो होता है वो एक क्रमिक चरण में होता है, उसका एक चरण है, ठीक है। इसमें कई अवस्थाएं बताई गई हैं और इसी को हमें समझना है थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग पूरा डेटा पे बढ़ेंगे। इसमें क्या है कि फर्स्ट फेज क्या होता है, हम लोग विभिन्न फेज से गुजरेंगे, ठीक है। पहला फेज जो होगा जिसको पहली अवस्था बोलेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। भारत में जब हम आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो भारत में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत दोनों उच्च होती है, यानी कि आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब ये कैसे देशों में होगा? जहां पर संसाधन जो है बहुत कम होंगे, लोग जो है पढ़े लिखे कम होंगे। ऐसा अभी किन देशों में हो सकता है? तो ऐसे उदाहरण जो है आपके वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पश्चिमी अफ्रीकन देश, जैसे बोत्सवाना है, युगांडा है, इन सब देशों में, सोमालिया है। अब ये जो है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं, ठीक है, ये सब जो है क्या है, इनके पास संसाधन है ही नहीं। तो ये जो पहला फेज हर देश के लिए वही होता है। 1800 से पहले जो है ब्रिटेन भी इसी फेज में था, ठीक है। सबके लिए अलग अलग फेज होता है, हर देश में ये फेज गुजरेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि कभी धनात्मक होगी, कभी ऋणात्मक होगी, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जिससे क्या है, इसमें एडम स्मिथ एक अपने और अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है, जिस समाज में जितनी अधिक गरीबी होगी वहां जनसंख्या वृद्धि उतनी तेजी से होगी, ठीक है। जितने ज्यादा गरीब लोग होंगे उतने ज्यादा तेजी से वो जनसंख्या वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनके पास संसाधन नहीं होंगे, तो वो सोचेंगे कि मनुष्य ही संसाधन है। तो इसलिए जिन देशों में ज्यादा गरीबी होती है, यह अवस्था कहाँ होती है, तो ये बहुत पिछड़े देशों में होती है, पिछड़े देशों में, गरीब देशों में, थर्ड वर्ल्ड में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड डंकी कंट्रीज, रेड डंकी जिनको बोलते हैं हम लोग,
ये सब अर्थव्यवस्था की भाषा में इन देशों को ये नामों से जाना जाता है। तो ये पहला फेज है। दूसरा फेज कब आएगा? जिसमें उच्च जन्म दर होगी लेकिन मृत्यु दर कम होगी। इसमें जो है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आती है। यानी कि हम जो थोड़ा-सा अगर मेडिकली फिट हुए, थोड़ा-सा हमने नॉलेज गेन किया, तो इस सेकंड फेज में आ जाएँगे हम। सेकंड फेज में क्या होता है कि यहाँ पर बर्थ रेट हाई हो जाता है। ये सभी देशों में एक क्रम है, ये बढ़ेगा और डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। डेथ रेट कब कम होगा? जैसे पहले लोग प्लेग से मर जाते थे। पूरा का पूरा मोहल्ला जो है प्लेग से मर जाता था। पूरा का पूरा मोहल्ला जो है डेंगू से या छोटी-छोटी बीमारियों से मर जाता था, तो ये डेथ रेट जो है हाई होता था। लेकिन जब हमने मेडिकली फिट कर लिया अपने आप को, चीज़ों को, बीमारियों पे, आपदा पे कंट्रोल कर लिया। जैसे अगर मान लीजिए कोरोना 50 साल पहले आता या इस तरीके की अगर कोई बीमारी होती, तो बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी सुविधा नहीं थी। तो लोगों की डेथ बहुत तेज़ी से होती। तो डेथ रेट जब सेकंड फेज़ में कम होती है, तो ये कहलाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बस समझना है आपको, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट। थर्ड फेज़ जो है वो कौन-सा होता है? 5 फेज़ में है टोटल। थर्ड फेज़ में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। ठीक है? जैसे भारत में अभी चल रहा है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों में कमी आती है। जब लोग समझदार होने लगते हैं, एजुकेटेड होने लगते हैं, तो वो बर्थ रेट भी कम करने लगते हैं, डेथ रेट भी कम होने लगती है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती है। तो ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मध्य एशियाई देश हैं, आपके साउथ एशियन देश हैं, साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और भारत की जो स्थिति है इस समय, वो यही है। और भारत जो है 1991 से इसी फेज़ में है। ठीक है? अब जो फोर्थ फेज़ होता है, उसकी बात हम करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ फेज़, इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों में कमी आती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि जो है, यानी कि ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्थिर हो जाती है, ना तो घटेगी ना ही बढ़ेगी। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, खास करके यूएसए, स्वागत है पुष्पेंद्र, यूएसए, आपका कनाडा, ब्रिटेन, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी अवस्था ये होती है। स्वागत है। सो गए थे क्या सब लोग? ब्रिटेन, ये आपकी स्थिति वर्तमान में। और पांचवी अवस्था जो है वो एकदम जो बहुत ज़्यादा विकसित देश हो चुके हैं। ठीक है? बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं। फिफ्थ फेज जो होता है उसमें स्कैंडिनेवियन, जहाँ पर हैप्पीनेस आदि देखा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, खास करके ये अवस्था, इसमें क्या होता है? जन्म दर के मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। ठीक है? जन्म दर जो है मृत्यु दर से भी कम हो जाती है। लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग जो है पॉपुलेशन को बहुत नेगेटिवली लेने लगते हैं, और इसको बोलते हैं जातीय संघार भी इसे कभी-कभी बोला गया है। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है? नेगेटिव। ग्रोथ हो जाती है नेगेटिव। इसको हम लोग उसके माध्यम से भी देखते हैं, पिरामिड के माध्यम से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये सब बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि भारत में जनगणना जो होती है उसके पीछे का कारण क्या होता है, कौन-कौन से सिद्धांत हैं और किस-किस कारण जो है ये चीज़ें हुई हैं। अब जो है ये जनगणना कैसे हुई है, तो वर्ष 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, और ये जो है विभिन्न फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर हुई थी। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय जनगणना अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट, अर्थात अत्यधिक तेज वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। तो तृतीय अवस्था में 1951 से लेकर के 1981 में ये जनसंख्या विस्फोट हुआ था। इसको हम लोग कौन से फेज में मानते हैं? इस टाइम तक हम लोग कौन से फेज में थे? अभी हमने फेज बताए थे ना, सेकंड